फिनिश हो जाएगा। और कल आपका जो टेस्ट है वो आपका सॉलिड्स और फ्लूइड्स दोनों का टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो कल जो आपकी रिवीजन क्लास है वो सेम टाइमिंग है आपके पास, आई थिंक अभी नोटिफिकेशन भी आ गई होगी ग्रुप्स में, जो पहले वाले टाइमिंग थे वो सेम टाइमिंग है, ठीक है। 7 to 8:30 रिवीजन फिजिक्स अपने आप करके आएंगे मैम, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ कल ठीक है, आप वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 चैप्टर्स हैं तो दोनों चैप्टर्स की ना मैं एक काम करूंगी, फॉर्मूला शीट लगा दूंगी, ठीक है। मैं आप लोगों के ग्रुप में ना सुबह सुबह के टाइम या फिर थोड़े से दोपहर के टाइम पे फॉर्मूला शीट भेज दूंगी, ताकि वो फॉर्मूला शीट आप लोग रिवाइज कर लो और उसी को यूज करके हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं दोनों चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी तो उसमें फिर 1 घंटा निकल जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला शीट दोनों चैप्टर की निकाल के भेज दूंगी, ताकि उससे आप फॉर्मुलाज रिवाइज कर लो और फिर हम क्वेश्चन अपने करने शुरू कर देंगे, क्योंकि सॉलिड्स तो छोटा है बट फ्लूइड्स लंबा है, ठीक है। अब बात करें ऑसिलेशंस की बेटा, तो ऑसिलेशंस की आज फाइनल क्लास है, इसके बाद ऑसिलेशंस खत्म, बस आपका एक सेकंड टर्म का चैप्टर वेव्स रह जाएगा, वो भी अगले हफ्ते में खत्म करवा दूंगी आपको, उसमें भी 4-5 क्लासेस ही लगनी है। उसके बाद अगर आपकी क्लासेस बचेंगी तो उसमें हम थोड़ा सा ग्रेविटेशन का पोर्शन रिवाइज करेंगे। मेरा रोटेशन भी रिवाइज करवाने का मन था, बट उसके लिए टाइम अभी बन नहीं पा रहा, रोटेशन के लिए पूरा 1 महीना चाहिए हमें अलग से, तो वो हम बाद में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी ग्रेविटेशन रिवाइज करेंगे, फिर आपकी जो नॉर्मल पेपर का टाइम आ जाएगा, क्योंकि तो नॉर्मल जैसे पिछली बार रिवीजन क्लासेस चलेंगी वैसे ही आपकी इस बार भी रिवीजन क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम आपके जो चैप्टर हैं रोटेशन में वन शॉट क्लास नहीं कर सकते? बेटा ट्राई करूंगी मैं कि करवा दूंगी, जैसे जब आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही होंगी ना तब एक बार रोटेशन की भी रिवीजन करवा दूंगी। वरना मैं ये हम लोग जैसे सब सारे टीचर्स जो है फिजिक्स के यही प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को ये रोटेशन है, वर्क पावर, एनर्जी है, इन सबके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करें, ताकि आप वहां से भी अगर क्वेश्चंस कर लोगे, टॉपिक्स कर लोगे, तो आपका सिलेबस डन हो जाएगा, आपको पूरा चैप्टर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये वाली चीज हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, तो अभी आ जाओ वापसी, अब ये सब थोड़ा फ्यूचर का प्लान हो गया, अब आ जाओ वापसी अपने ऑसिलेशन वाले चैप्टर पे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की क्लास सबसे इजीएस्ट क्लास रहने वाली है इस चैप्टर की। आज आपके 2 ही टॉपिक हमें कवर करने हैं, और ये दोनों टॉपिक ना बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हो आप, तो इसलिए अच्छे टॉपिक्स हैं ये। एक है आपका डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा जो हमें कवर करना है वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो चीजें पढ़ी हैं वो आपकी सीबीएसई वाले सिलेबस की हैं। ये वाला जो पार्ट है आई थिंक आपके सीबीएसई सिलेबस से कटा हुआ है, बट आपके नीट में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। नीट में क्योंकि क्वेश्चंस है इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। वैसे मेरा मन नहीं था अभी करवाने का, बट मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि चैप्टर एक बार कंप्लीट होके फिर साइड हो जाएगा, और ये बहुत सिंपल टॉपिक्स है, मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा है, ऑसिलेटरी मोशन पढ़ लिया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो टर्म्स हैं वो पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट की जो एक्सप्रेशन है वो हमने निकाल लिया, एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की। पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना बेटा हमने जो 2-3 चीजें पढ़ी हैं उसको मैं बता देती हूँ आप लोगों को थोड़ा डिटेल में। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो आपका फ्री ऑसिलेशंस में आता है, फ्री ऑसिलेशन या फ्री मोशन या फिर फ्री एसएचएम, उसको कुछ भी कह लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एनर्जी हमने पढ़ी है वो कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। जो एम्पलीट्यूड है इस सिचुएशन में वो आपका कांस्टेंट रह रहा है ना, यही पढ़ा है ना अभी तक हमने फ्री ऑसिलेशन में कि मैम एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रह रही है, एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रह रहा है ना। आपने एक बार अपने सिस्टम को ऑसिलेट कर दिया, वो मस्त अपनी अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट हुए जा रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। गुड इवनिंग बेटा तनु, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग दीपक, यही पढ़ा है ना बेटा अभी तक हमने? यस मैम, नो मैम तो बोलो। यस मैम। तो इसको मैंने फ्री ऑसिलेशन क्यों कहा है, क्योंकि इस तरीके के सिस्टम में आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, और आपका जो सिस्टम है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, ठीक है। बट अब आप खुद ये चीज इमेजिन करो कि क्या एक्चुअल में ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसको मैंने अगर एक बार ऑसिलेट कर दिया फिर वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होता रहे, आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, एनर्जी कांस्टेंट रहे, वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट होता रहे इनफिनाइट टाइम तक? डज दिस सॉर्ट? नहीं होता ना ऐसा। एक्चुअल में क्या होता है अब ये बताओ, व्हाट हैपेंस इन रियलिटी? मैम कुछ टाइम बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। बिल्कुल सही, कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है उसकी एनर्जी और उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करना चाहिए, है ना। अगर मैं यहां पर ये पॉइंट लिख दूं, एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड, जो एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड है ऑफ ऑसिलेटर, इट शुड डिक्रीज विद टाइम, राइट। तो ऐसा होता क्यों है, व्हाई डज दिस हैपन? आप लोगों ने बोला कि नहीं मैम थोड़ी देर बाद रुक जाता है, तो क्यों रुकता है? क्योंकि बीच बीच में एनर्जी लूज करते रहता है ना मैम।
वेरी गुड। फ्रिक्शन बोला एक बच्चे ने बोला एनर्जी लूज करता है। एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है ना उसके ऊपर, रेजिस्टिव फोर्स लग रही है ना, जो उसके मोशन को कुछ टाइम बाद रोक देती है। ठीक है, तो इस तरीके की फोर्स को हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स। तो हमें ये वाली चीज तो आपने इमेजिन कर ली कि हाँ मैम ऐसा होता है। अब इसको और अच्छे से इमेजिन करो। सपोज आपके हाथ में एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम को आप यहाँ पे लेके गए, फिर आपने उस पेंडुलम को छोड़ दिया। अब आपको पता है कि भाई वो पेंडुलम पहले मैक्सिमम जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर धीरे 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 कम 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 एम्पलीट्यूड आकर वो एक जगह पे आके रुक जाएगा, जो उसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी है यूट्यूब पे जो किसी साइंटिस्ट ने करी थी अपनी क्लास के अंदर। तो उन्होंने एक बहुत भारी बॉल ली, यहाँ पर उन्होंने अपने बिल्कुल फेस पे उस बॉल को रखा और उस बॉल को छोड़ दिया। अब वो उसी वहीं पे उस पोजीशन पे खड़े रहे। तो वो बॉल उन्होंने देखा कि अब उनके फेस पे स्ट्राइक नहीं कर रही, कि एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया है। राइट, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी है तो मैं आप लोगों को सेंड करूंगी नहीं बेटा, मैम, बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग दूसरा वीडियो देखा है ऐसा ही कुछ। है ना। आपने ऐसा वीडियो देखा है ना। तो आजकल ऐसे जो कॉलेजेस वगैरह के शॉर्ट्स में प्रोफेसर हैं, मैंने कुछ कुछ देखा था ऐसे, ये। हाँ कुछ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बेटा इससे हमें क्या पता चल रहा है कि असल में आपका ऑसिलेटर ऑसिलेटर अगर ऑसिलेट करता है तो उसकी एनर्जी जो है, मैम उसका एचसी वर्मा एम्पलीट्यूड। ने भी तो कई सारे वीडियोस बनाए थे हाँ, मैम। एच सी वर्मा सर ने भी बना रखे हैं बेटा। ठीक है, हाँ यस तो सर, मैंने यस मैम उसी का देखा था मैंने भी। एच सी वर्मा जो है ना सर, मेरे को याद है कि जब मैं बैचलर्स में थी तो एच सी वर्मा सर का एक पूरा चैनल पे उनका आता है, आईआईटी में वो पढ़ाते हैं ना, तो उनका पूरा का पूरा वीडियो का एक कंटेंट है जो आप देख सकते हो। तो दैट इज यस ऑल्सो मैम वेरी उनका इंटरेस्टिंग। चैनल है मैम, बहुत टफ टफ सब्जेक्ट हाँ, में वो नहीं तो समझा वो रखे बेटा हैं। वो फिर थोड़ा सा आपके मतलब के है नहीं, मतलब कुछ चीजें उसमें तो बैचलर्स के अंदर भी आती हैं फिजिक्स वगैरह की, तो काफी चीजें उसके आपके सिलेबस की है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि इसी को हम डैम्ड एसएचएम कहते हैं, क्योंकि आपका जो भी सिस्टम है उसमें टाइम के साथ एनर्जी लूज होती है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्स लग रही है सिस्टम में, फ्रिक्शन लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, कुछ भी लग रहा है। झूला है, झूले को हिलाओगे कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। स्प्रिंग वाला सिस्टम है, उसको हिलाओगे कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। कंटिन्यूसली थोड़ी चलता रहेगा, है ना। तो रियल लाइफ में आपका डैम्ड ऑसिलेटर ही एग्जिस्ट करता है। इज दैट ओके गाइस? यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। ये अच्छे से दिमाग में पिक्चर बन गई है ना। तो ठीक है, अब हमने एक डैम्पिंग फोर्स की बात करी है, डैम्पनिंग फोर्स के बारे में बात करी है। तो ये जो डैम्पनिंग फोर्स होती है इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है दैट एफ डी जो है आपकी इज इक्वल टू माइनस बी वी। जो v है वो आपकी वेलोसिटी है, सिस्टम की वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है ये जो फोर्स होती है। b जो है आपका, वो आपका डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। तो ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट है ये जैसे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका जो भी एयर रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, जो सिस्टम की कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा, जो आपका ब्लॉक है उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट आपका सिस्टम रिलेटेड स्टफ है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि अभी तक हमने जो भी सिस्टम्स पढ़े थे उनके अंदर खाली एक फोर्स लग रही थी, जो एफ एस है, जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना। अभी तक खाली एक टाइप ऑफ फोर्स लग रही थी। अब आप इस डायग्राम में देखो कि एफ एस की ही डायरेक्शन में दूसरी फोर्स लग रही है, एफ डी। ये होती है आपकी डैम्पिंग फोर्स। ऑलराइट, तो अब आपके सिस्टम के ऊपर क्योंकि डैम्पिंग हो रही है, क्योंकि कुछ रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट इज व्हाई अनदर फोर्स व्हिच इज डैम्पिंग फोर्स इज एक्टिंग इन दिस केस। मैम ठीक है, यहाँ पे फिर सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना? हाँ वैसा भी आप इमेजिन कर सकते हो कि सीडो फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है बेटा, तो अब इस सिचुएशन में यही होता है कि जो एफ नेट रहता है, अब आप जो नेट फोर्स लगा रहे हो, नेट फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो? इन दोनों फोर्सेस का सम, रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स का सम लिख सकते हो, है ना बच्चा। तो रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स को जब आप ऐड करोगे, आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है, माइनस के एक्स के बराबर, और डैम्पिंग फोर्स है माइनस बीवी के बराबर। तो मेरे पास जो नेट फोर्स है इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस के एक्स माइनस बीवी। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। यस। ठीक है, तो चलो अब यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या लिखा कि मैम जो ये नेट फोर्स आ रही है इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीवी। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये जो नेट फोर्स है, स्क्रीन स्टक हो गई, एक सेकेंड, अभी आ गई बेटा? यस मैम। क्या, तो मैं ये के एक्स और बीवी को इस साइड पे ला सकती हूँ ना। मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ नेट प्लस बीवी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। राइट, आई कैन राइट दिस। मैम लास्ट वाला समझाना एक बार। अरे खाली इस दोनों को, ये माइनस के एक्स और माइनस बीवी को इस साइड पे ले आई ना बच्चा, है ना। माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा।
तो एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो आप। अच्छा लास्ट वाली स्लाइड दिखा दूं, मेरे को लगा लास्ट स्टेप समझा दूं। बेटा मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपकी रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट कर रही है, डैम्पिंग फोर्स भी एक्ट कर रही है, तो सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो इन दोनों का सम हो जाएगा ना। तो नेट फोर्स कितनी लग रही है, माइनस के एक्स माइनस बीवी के बराबर। ठीक है, सो एफ Yes, नेट ma'am. व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज माइनस के एक्स माइनस बीवी। अब उसी फोर्स में ये जो के एक्स और बीवी वाली टर्म है उसको मैं इस साइड पे ले आई। ठीक है, तो अब आपको पता है कि फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय जो भी नेट एक्सेलरेशन है इस केस में। वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हो, dx अपॉन dt प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। आपको ma'am. एक और चीज पता है कि ये एक्सेलरेशन कितनी होती है, dv बाई dt के बराबर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। दो बार डिफरेंशिएट Yes, एक्स को कर दोगे तो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई ना। फिर फिर से समझा दूं एक बार बेटा, मैंने क्या बोला। Yes, स्टक ma'am. हो गई। अच्छा स्क्रीन स्टक हो गई है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपके पास एफ नेट प्लस बीवी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन रही है। तो फोर्स की वैल्यू आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपकी डीवी बाई डी टी होती है जिसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। वेलोसिटी को आप डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हो। तो आपके पास इस तरीके की एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी ना। यस मैम। ठीक है, ऑलराइट। तो अब बेटा जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इसको सॉल्व करते हैं। आप फॉर्चुनेटली मैथ्स के बच्चे नहीं हो तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना। जब आप इसको सॉल्व करते हो आप बेसिकली एक्स की फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो। आपके पास जो एक्स है उसकी एक वैल्यू आ जाती है। तो वही वैल्यू यहाँ पे सबसे जरूरी है। डैम्पिंग मोशन में हमें सबसे पहले उसी को समझना है। आपके पास एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू गाइस कैन मैडम एक नोट बार डाउन। लास्ट वाला स्लाइड दिखाना। अच्छा देख लो बेटा, ये आपके पास डिफरेंशियल हो गया इक्वेशन मैम। बन रही है एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो और ये आपके पास एक्स की वैल्यू आती है। ये जो स्टार्टिंग में पड़ी थी मैम उसकी इधर आई है थोड़ी थोड़ी। स्टार्टिंग में कौन सी पढ़ी थी बच्चा? हाँ स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग में हमने देखा था, अच्छा स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा हमने देखा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी तो हमने यही लिखा था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर इसको बहुत मेहनत से हमने इंटीग्रेट किया था, याद है वो यस वो मैम। खतरनाक सी डेरिवेशन। तो बेटा यहाँ पे इससे भी तगड़ी डेरिवेशन आती है, तो तभी आपको ये सॉल्व नहीं करनी। मैम हमने एक एक्स तो वो भी निकाला था ना, ए साइन ओमेगा टी वाला। हाँ वो इसी वाले से तो निकाला था ना हमने, यही तो बोला था कि जो आपके पास एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर इसको दो बार हमने इंटीग्रेट किया तो वहीं से आया था ना एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वो है आपका Yes, फ्री ma'am. ऑसिलेशन का केस। वहां पे हम बोल रहे हैं कि वो आइडियल सिस्टम है, कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो आपकी सेम एम्पलीट्यूड से सेम एनर्जी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन हो रही है। ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने बोला है कि कुछ डैम्पिंग हो रही है, कुछ यार सिस्टम में रेजिस्टेंस होती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करती है। ऐसे सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, फिजिक्स में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी आइडियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है जहां पे कुछ ना कुछ आपकी एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करती है। तो उस सिचुएशन में जब आप एक्स की वैल्यू लिखते हो आपके पास ये वैल्यू आती है कि इट इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस साई। तो यहाँ पे जो ओमेगा प्राइम है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड ऑसिलेटर की, उसको आप ऐसे लिखते हो दैट इट इज अंडर रूट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2m का स्क्वायर। आपको पता है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है इट इज अंडर रूट ऑफ k बाय m, तो वो भी आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास आ जाएगा k बाय m माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m का स्क्वायर, दैट इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर। अब इस एक्सप्रेशन में जो नोटवर्दी बात है वो ये है कि इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सम ए प्राइम एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस साई। तो यहां से बेटा एम्पलीट्यूड का एक बड़ा ही तगड़ा एक्सप्रेशन आता है मेरे पास कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो आपका सेम है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही, बट उसके अंदर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये जो ए प्राइम है इट इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड अगर आपका ए के बराबर है, ए नॉट के बराबर है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा विद द फैक्टर ऑफ ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। तो इसको भी सब बीटी बच्चे क्या नोट होगा कर लें। इसमें?
बेटा बी जो है आपका, वो आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है ना। बी अभी हमने पढ़ा ना कि डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। Yes, एम ma'am. जो है वो आपका मास है, जो भी पेंडुलम है उसका मास है, स्प्रिंग के साथ जो मास लगा हुआ है वो है। और टी हो गया कितना टाइम बीता। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड और कम होता रहेगा। Ma'am, small b, small e. बेटा स्मॉल ई आपका एक्सपोनेंशियल होता है ना, हमने पहले देखा था कि ई का कुछ 2.303 वैल्यू रहती है ना। ये एक एक्सपोनेंशियल Yes, ma'am. मैथमेटिकल Done. होती है ना बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? Yes, ma'am. ये वाली वैल्यू भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ओमेगा प्राइम जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड ऑसिलेटर की। अब यहाँ पे आपके पास ये जो साई है फेज कांस्टेंट, इसकी भी एक वैल्यू आती है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो ये हम बाद में देख लेंगे, ये आपका साई आपका बाद में देखेंगे। इसके पहले हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर कैसे आती है। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा, एक्स का एक्सप्रेशन हमने देखा ना, क्या होता है ए ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m, साइन था कॉस था, साइन था, साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस साई। ये एक्सप्रेशन हमने देखा था एक्स का। तो अब साइन ओमेगा प्राइम टी प्लस साई तक तो सेम है, यहाँ पे बस आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग विद द फैक्टर ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से रिड्यूसिंग आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे डॉटेड लाइन आपकी प्लॉट करूं इन सबके ये एम्पलीट्यूड्स के साथ में, तो बेटा आपके पास ना कुछ इस तरीके से मामला बनेगा। ठीक है, वैसे ही मैं इसके लिए भी कर सकती हूँ। ठीक है, वैसे ही आप इसके लिए भी कर सकते हो, कुछ ऐसे आपके पास ग्राफ बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड, पहले जब आपकी फ्री ऑसिलेशन के बारे में हमने बात करी थी, जब हम पहले वाला जो सिस्टम हमने पढ़ा है उसके बारे में, जिसमें हमने पूरा डिराइव किया था, वहां पे हमने देखा था कि मेरी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कुछ ऐसे ऐसे आ रही थी, है ना बेटा। साइनोसॉइडल फंक्शन रह रहा था, एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट रह रहा था। अब आप देख सकते हो कि अब क्या हो रहा है, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो वही तो चीज हमने पढ़ी है ना, डैम्प्ड ऑसिलेटर का मतलब वही होता है कि आपका टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा, राइट। तो आपका जो Yes, ma'am. सिस्टम है उसमें इस तरीके की आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही होती है। और देख सकते हो आप कि वैसे साइनोसॉइडल फंक्शन है बट एक्सपोनेंशियल तरीके से जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ डिप कर रहा है। इज दिस ओके गाइस? ऐसा Yes, कर्व ma'am. बना लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे? ठीक है, अब इसका एक और इंपॉर्टेंट टर्म है एनर्जी ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है, एनर्जी ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर कैसे लिखते हैं? तो फ्री ऑसिलेटर के केस में आप लोगों को याद होगा कि फ्री ऑसिलेटर में हमने एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन लिखा था बेटा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी मेरी इसी के बराबर आई थी। फिर इसको हमने लिखा था हाफ के ए स्क्वायर के बराबर, Yes, ma'am. है ना। तो यहाँ पर भी डैम्प्ड ऑसिलेटर में भी सेम ही चीज मैंने करी है, बस ए की जगह मैंने लिख दिया है ए ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। तो जब आप एनर्जी में इसका स्क्वायर कंसिडर करोगे आपके पास आ जाएगा एनर्जी इज हाफ ऑफ के ए स्क्वायर ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन एम। मतलब अगर मैं इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से इसको कंपेयर करूं तो जो फाइनल एनर्जी है दैट इज रिड्यूसिंग विद द फैक्टर ऑफ ई रेज टू बी टी अपॉन एम। इसमें और एम्पलीट्यूड में जो नोट करने वाली बात है वो यही है कि एम्पलीट्यूड के अंदर बीटी अपॉन 2m का फैक्टर है, बट एनर्जी क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे आपके पास ई रेज टू माइनस बीटी अपॉन एम का फैक्टर है। इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. ये चीज पक्का क्लियर है? आगे चले, अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिंपल सिंपल। ठीक है, इसके बाद बस डैम्प्ड ऑसिलेटर में हमें इतना ही देखना है, इसके बाद क्वेश्चन ही सॉल्व करने बाकी हैं। चले मैम आगे ये मतलब? एक बार रिपीट कर दो। अच्छा एक बार ये रिपीट कर देती हूँ बेटा। आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन याद है? जो हमने यस एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके, वो क्या आया था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो वहां से फ्री ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आ गई थी हाफ के ए स्क्वायर के बराबर, यस मैम। राइट। तो अब यहाँ पर भी तो वही आ रहा है एक्सप्रेशन, बस एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो चुका है ना। यहाँ पर भी एक्सप्रेशन तो सेम ही है, बस हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो इटसेल्फ चेंज हो गया ना। अब जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया? ए ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। तो यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर करके पुट इन करोगे तो आपके पास हाफ के तो पहले ही था, ए स्क्वायर ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन एम आ जाएगा ना।
तो अगर ये मेरी इनिशियल एनर्जी कुछ है, ई नॉट के बराबर है इनिशियल एनर्जी, उसको मैं यहाँ पे कंपेयर करूं जो एक्सप्रेशन है, तो पहले फ्री ऑसिलेटर में एनर्जी कांस्टेंट रह रही थी। अब जो आपकी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी आपकी कम होती रहती है विद अ फैक्टर ऑफ -BT/n। दीपक मैम, बेटा, मैम एक इसके की बाद जगह एक ए छोटा सा प्राइम की टॉपिक वैल्यू बचा। डाल दिया ना मैम, क्या बेटा, फिर से बोलो। ए की जगह ए प्राइम की वैल्यू डाल दी है बस। हाँ, ए की जगह ए प्राइम की वैल्यू डाल दी है। जो आपका ऑसिलेशन है, जो आपका एम्पलीट्यूड है डैम्प्ड ऑसिलेटर में, उसकी वैल्यू डाल दी है बस, और कुछ तो करा ही नहीं मैंने। मैम ई नॉट क्या है? बेटा ई नॉट आपकी इनिशियल एनर्जी है सिस्टम की, ठीक है। सपोज टाइम इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे पुट इन कर दूं, तो कुछ इनिशियल वैल्यू आ जाएगी ना एनर्जी की, यस मैम। है ना। तो इनिशियल चलो एनर्जी के बाद इतनी क्वेश्चन एनर्जी करते हैं। हो रही है। क्वेश्चन सॉल्व करें, अब समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो तो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन इजी है, बाद के दो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, थोड़े से, बस ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है दीपक बेटा, चैप्टर बस खत्म है। इसके बाद एक फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस का टॉपिक और है, फिर आपका चैप्टर ओवर। ठीक है, तो ऐसे खुश हो जाओ सब बच्चे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चे इसका आंसर करना शुरू कर देंगे अभी से ही। द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो फोर्स है डैम्पिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, तो आप एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे डालोगे ना। तो आपसे पूछा है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसकी यूनिट्स बताओ कितनी है। ठीक है, आपसे यही पूछा है बेटा, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसकी यूनिट बताओ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बल्कि आपका इस चैप्टर से बढ़िया क्वेश्चन ये यूनिट्स और उसका है, यूनिट्स और डायमेंशन का। तो बताओ क्या आंसर आ रहा है, व्हाट इज सी द ऑप्शन आंसर? आएगा। सी ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटा। बाकी बच्चे बताओ। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। बी। मैम सी। ठीक है, बी और सी ऑप्शन में थोड़ी कंफ्यूजन, ए और डी ऑप्शन सबने नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसे केबीसी में होता है ना कि दो ऑप्शन को छोड़ दो, तो चलो ए और डी ऑप्शन में से सही ऑप्शन नहीं है, बी और सी में से चूज करो। ठीक है, यहाँ कोमल ने भी बी ऑप्शन बोला, तो ठीक है बच्चों, चलो निकालते हैं। दीपक ने और सोनिया ने बी बोला है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मुझे बताओ कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर न्यूटन। एक न्यूटन तो मीटर ये स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ से आ जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो न्यूटन ही तो होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों बोलते हैं बच्चे? दो तीन बच्चे बोल सके, है ना। न्यूटन ही तो होती है फोर्स की एसआई यूनिट। और न्यूटन क्या होता है? न्यूटन क्या होता है? मास हो गया केजी, केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अब वेलोसिटी की बताओ, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब किसी को डिवाइड करके अपना आंसर चेंज करना है, इन दोनों को डिवाइड करके के की यूनिट आ जाएगी ना। यस मैम। क्या मेरा आएगा आंसर आंसर? सही है, क्या बोला था बेटा आपने? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, तो है ना, सी ऑप्शन सही हो गया ना। मीटर से तो मीटर कट ही गया, तो ये मीटर वाले ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए। दीपक ने ए कहां से बोला? ए तो वैसे ही गलत हो गया, मीटर तो मीटर से कट गया। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पर? एक ये -1 से -2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा केजी सेकंड -1। सो दैट इज योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी बोला उनका आंसर सही है। जिन बच्चों ने गलत ऑप्शन दिया है आंसर में, मेरे को दिख रहा है अभी भी चैट बॉक्स में, वो बच्चे मुझे भेजेंगे चॉकलेट। ठीक है, जब भी कोई गलत बात, वैसे मेरे पास चॉकलेट का उमाड़ हो जाएगा, मेरा फायदा तो हो ना, बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं तो। ठीक है, आगे चले बच्चों। कहाँ से पढ़ा रहे हो इसने मैम? नहीं किया। ठीक है, ये देखो सोनिया ऐसे अलग ही स्मार्ट है, इसने ऐसे मेरे को चैट बॉक्स पे चॉकलेट भेज दिया भाई। ऐसे बहुत ही दिमाग चलता है बच्चों का वैसे। ठीक है, चलो आगे चले बेटा। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बता रही हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, पर ठीक है, मजा आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को। तो ये बेटा आपका AIPMT 2002 का क्वेश्चन है, इसको इस अच्छे से सॉल्व करेंगे, प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी लग रही है, ट्रिक तो क्या ही, अच्छा क्वेश्चन है, बस इतना ही कहना काफी है। आपको बोला है व्हेन अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीट्स 100 ऑसिलेशंस, इट्स एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, लेट मी से कि इनिशियल एम्पलीट्यूड जो था, जो मेरा इनिशियल एम्पलीट्यूड था सिस्टम का, इनिशियल एम्पलीट्यूड था A0 के बराबर। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 100 ऑसिलेशंस के बाद, 100 ऑसिलेशंस के बाद कुछ टाइम बीत गया होगा ना सिस्टम में, तो 100 ऑसिलेशंस के बाद ऑब्जर्व किया गया है कि जो एम्पलीट्यूड है इट हैज बिकम 1/3 ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। फिर आपको बोला है व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन इट कंप्लीट्स 200 ऑसिलेशंस।
ठीक है, आपसे पूछा है कि आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 200। ठीक है, कि 200 ऑसिलेशन पूरी करने के बाद एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू हो गई। इज दैट ओके गाइस? सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करें। हाँ बेटा, मैम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटा फॉर्मूला खाली एक लगेगा इस सिचुएशन में, कि जो आपका एम्पलीट्यूड होता है कुछ भी टाइम बाद, दैट इज इक्वल टू ए नॉट, जो आपका इनिशियल एम्पलीट्यूड है, ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। ये फॉर्मूला यूज करके हम ये आंसर डिराइव कर लेंगे पूरा। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। यस मैम। ठीक है, कृष्ण ने आंसर बी किया है, बाकी बच्चे ये बताओ। चलो सबसे पहले यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। यही आपकी छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर, कि लेट द टाइम पीरियड, जो आपका टाइम पीरियड है ऑसिलेटर का, लेट द टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेट द टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बी टी। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि अगर मैं 100 ऑसिलेशंस की बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 100 ऑसिलेशंस, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी की वैल्यू में टाइम पीरियड के टर्म्स में कितनी लिख सकती हूँ? सोच के बताना। 2t। अच्छा 2t क्यों बेटा? शायद एक, लास्ट क्लास में मैंने यही वैल्यू करी थी ना। अच्छा एक टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन। यस मैम। तो 100 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगा होगा? 100t। वेरी गुड, 100t हो जाएगा ना। यहाँ पे टाइम की वैल्यू में 100t लिख सकती हूँ ना बेटा। तो अगर मैं ये एम्पलीट्यूड वाला रिलेशन यहाँ पे लगाऊं, ये रिलेशन अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, तो ए 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए नॉट ई रेज टू माइनस 100 बी कैपिटल टी अपॉन 2m। इज दिस ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दिस इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 3, तो यहाँ से ए नॉट और ए नॉट कट जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? ई रेज टू माइनस 100 बी टी अपॉन 2m मस्ट बी इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? Ma'am. ठीक है, इसको मैं फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि इस चीज को हमें यूज करना है कि ई रेज टू माइनस 100 बी कैपिटल टी अपॉन 2m की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/3। सो लेट मी से दैट दिस इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1/3, जहां पे x की वैल्यू कितनी है? माइनस 100 बी टी अपॉन 2m। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करने के लिए है। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो अब आ जाओ 200 ऑसिलेशंस वाले केस पे। अच्छा कुछ नहीं होता बेटा मनशा, तो मैं मनशा फिर से बुला रही हूँ, मनशा में बताया था मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है मनशा, मैं मनसा बुलाऊंगी। ठीक है, 200 ऑसिलेशंस वाले केस पे आते हैं। तो अब आप लोग ये बताओ कि 200 ऑसिलेशंस में टाइम की वैल्यू कितनी लिखी जाए? 200t। 200t। अब 200 टी टाइम बीत गया ना, एक टाइम पीरियड जो होता है आपका वो एक ऑसिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, तो यहाँ पे 200 टी होगा। वेरी गुड बच्चों। तो अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड में 200 क्या लिख सकती हूँ? ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू माइनस 200 बी टी अपॉन 2m, है ना? इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? कुछ सेम सेम से लग रहे हैं, Yes, है ना? अब आप लोगों को पता है कि माइनस 200 बी टी अपॉन 2m इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू माइनस 100 बी टी अपॉन 2m थी भाई, यहाँ पे माइनस 200 बी टी अपॉन 2m आ गया। अच्छे से देख लो, ठीक है, इट इज इक्वल टू 2x। yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? दिस इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू 2x। Ma'am, stuck. जस्ट टक हो गया, एक सेकेंड। अभी विजिबल है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये बताओ कि ये ई रेज टू 2x का क्या मतलब है? आपको पता है कि ई रेज टू अगर एक्स वाई है कुछ भी, सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स रेज टू वाई। तो यहां पर ये 2x का मतलब है ई रेज टू एक्स का स्क्वायर, है ना? यही तो करते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 के स्क्वायर का क्यूब बताओ, तो आप मुझे क्या बताओगे?
2 raised to power 6 बता दोगे ना? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो आंसर नहीं आ गया हमारे पास। a नॉट इंटू ई रेस टू एक्स कितना था? 1/3। 1/3 का स्क्वायर करना है, आपके पास a 200 की वैल्यू आ जाएगी। 2/6. So the value, so the value will be a naught upon 9. Is it clear, guys? ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, पक्का? ma'am. बहुत ट्रिकी है. हाँ, थोड़ा सा, तभी मैं बोल रही थी कि अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और ये आपका AIPMT पुराना क्वेश्चन है, बट है AIPMT का ही। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस केस में है ऑप्शन डी। ऑलराइट, एक बार सारे repeat- सब्जेक्ट के क्वेश्चन पुराने रहते हैं, बट फिजिक्स के नहीं होते कभी पुराने। नहीं, कुछ पुराना नहीं होता बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है तो क्वेश्चन सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है उस चीज में। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दीपक बेटा देखो, यहाँ पे हमने इनिशियल एम्पलीट्यूड को ले लिया a नॉट। मैंने बोला 100 ऑसिलेशन के बाद क्वेश्चन में गिवन है कि a नॉट बाय 3 उसका एम्पलीट्यूड हो रहा है। तो अगर आप टाइम पीरियड को कैपिटल T अज्यूम कर लो, 100 ऑसिलेशन के बाद कितना टाइम बीत गया? 100t के बराबर टाइम बीत गया। तो वहां से मैंने 100 के बाद जो एम्पलीट्यूड हो रहा है उसकी वैल्यू लिखी है a नॉट e रेज टू माइनस 100 dt अपॉन 2m। क्योंकि यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, ये एक्सप्रेशन हमारा इस बार का वो है, क्या कहते हैं इस एक्सप्रेशन को? गॉड फादर। ठीक है, ये मेरे एक सर बोलते थे कि जो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है वो छत पे लिख लो। आपकी कॉपियों की छत होती है ना एक ऊपर, जो मार्जिन वाला Yes, ma'am. एरिया होता है, तो जो भी पेज पे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है वो मैं छत पे लिख देती थी, तो वहां से एक्सप्रेशन याद रहते हैं। कॉपी खोली, एक्सप्रेशन दिख गया ऊपर। ठीक है, स्कूल वाली और मत करना, टीचर मारेंगे। घर वाली जो रफ कॉपी है उसमें करना। तो अब आपको क्या निकालना है? यहाँ से अब मैं देख सकती हूँ कि ये e रेज टू माइनस 100 bt अपॉन 2m की वैल्यू है, ये मुझे गिवन है कि ये a नॉट बाय 3 के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई बेटा। दीपक, यहाँ तक समझ में आया आपको? e रेज टू 100 bt अपॉन 2m का एक्सप्रेशन आ गया 1/3 के बराबर। यस। तो अब कुछ भी नहीं किया इसको ना, ये मैंने खाली इसलिए किया ताकि आप बच्चों को समझ में आए, वरना आइडियली ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। e रेज टू माइनस 100 bt अपॉन 2m की वैल्यू 1/3 आई। मैंने ये जो पूरी ब्रैकेट वाली टर्म है, ये जो पूरी पावर वाली टर्म है, इसको x मान लिया। 200 ऑसिलेशन के बाद बस डिफरेंस क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो 200 हो जाएगा, 200t हो जाएगा, है ना? b की वैल्यू सेम है, मास की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर मेरे पास अब आ गया e रेज टू माइनस 200 bt अपॉन 2m। तो आप देख सकते हो कि ये जो माइनस 200 bt अपॉन 2m है, ये 2x के बराबर है ना, है ना? ये 100 bt अपॉन 2m था, ये 200 bt अपॉन 2m है, तो ये 2x के बराबर है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ a नॉट e रेज टू 2x। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, तो a नॉट e रेज टू दी पावर 2x का मतलब क्या है कि आपके पास e रेज टू x का स्क्वायर है ना? ये एक मैथमेटिकल चीज है, एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, दैट e रेज टू x का आपके पास स्क्वायर है। तो e रेज टू x की तो आपको वैल्यू पता है 1/3 होती है। ठीक है, e रेज टू x की आपको वैल्यू पता है 1/3 होती है। तो यहाँ से आप 1/3 का स्क्वायर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, इज दैट ओके? Yes, ma'am. आगे चलूं? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इससे आपका थोड़ा सा लॉग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होएगा। तो सपोज इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है log 2 की बेस 10 वाले। सो log टू द बेस 10 2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 0.3010। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बोला है फॉर द डैम्ड ऑसिलेटर शोन इन द फिगर, ऐसे फिगर में एक डैम्ड ऑसिलेटर दिखा रखा है सिंपल, मास m ऑफ द ब्लॉक इज 200 ग्राम्स। ठीक है, आपको गिवन है कि मास कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम मतलब कितना किलो? 0.2 kg। आपको बोला है कि k की वैल्यू है 90 न्यूटन पर मीटर। k की वैल्यू जो है वो आपको 90 न्यूटन पर मीटर गिवन है, और आपको डैम्पिंग कांस्टेंट b की वैल्यू गिवन है 40 ग्राम पर सेकंड। तो अगर इसको मैं मैम log 10 का वैल्यू तो 1 होता है ना? नहीं, log 10 1 का वैल्यू वो होता है ना, मैंने आपको 2 का वैल्यू दिया है। log 2 की वैल्यू टू द बेस 10, Yes, ma'am. है ना? ठीक है, ये log 2 भी तो है ना बेटा यहाँ पे। चलो, तो बेटा b जो है आपको 40 ग्राम पर सेकंड गिवन है। 40 को अगर आप kg में कन्वर्ट करते हो आपके पास आएगा 0.04 kg पर सेकंड। ये सारी चीजें आपको गिवन डेटा है। आपको निकालना क्या है? टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब आपको एक और चीज गिवन है कि जो आपकी एनर्जी है इट बिकम्स इक्वल टू ई नॉट बाय 2। आपको बताना है कि ये होने में टाइम कितना लगा। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t. Is the question clear to everyone? Is the question clear, guys? Yes.
ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हमारा एक्सप्रेशन काम आ जाएगा। हमने अभी लिखा था कि E इज इक्वल टू जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू है एनर्जी की मल्टीप्लाइड बाय E रेज टू BT अपॉन M, है ना। अब आपको बोल रखा है कि ये जो मेरी E की वैल्यू है वो E0/2 हो जाती है, मतलब E0/2 इज इक्वल टू E0 E रेज टू माइनस BT अपॉन M। तो यहां से मेरे पास ये E रेज टू माइनस BT अपॉन M की कुछ वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। इज दिस ओके गाइस? ये फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है। एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उसके बाद खाली मैथ्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. चलो, तो अब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया? E रेज टू माइनस BT अपॉन M इज इक्वल टू 1/2। इसको मैं लिख सकती हूँ कैसे? E रेज टू BT अपॉन M, इसका इनवर्स ले लो, दिस विल बी इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखो लॉग कैसे काम आता है। ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग। तो जब आप नेचुरल लॉग लेते हो ना, लॉग ऑफ E रेज टू एनीथिंग इज इक्वल टू द पावर इटसेल्फ। तो जब मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग लूंगी, मेरे पास आ जाएगा BT अपॉन M इज इक्वल टू ln2। और अब आप ये नेचुरल लॉग से लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। BT अपॉन M विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2। सारी वैल्यूज पता है, B की वैल्यू पता है, M की वैल्यू पता है, टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? 2.303 इंटू log to the base 10 of 2 multiplied by mass divided by damping constant। अब तो सारी वैल्यूज पता है आपको। ये log 2 की वैल्यू हमने देखी थी 0.3010 के बराबर है ना बेटा? 0.3010 के बराबर है। B की वैल्यू आपको 0.04 पता है, मास की वैल्यू 0.2 पता है, तो आंसर निकाल लोगे। 2.303 इंटू, बताओ आंसर कितना आएगा? 0.3010 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.04। तो यहां से आंसर आ जाएगा। यस मैम, नो मैम? यस मैम, आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा सब लोग आंसर निकालो। इसका आंसर आना चाहिए 3.46 सेकेंड्स। यस मैम, आ गया। आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, डैम्ड ऑसिलेटर में इतना ही पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। आगे किस पे चलेंगे? फ्री ऑसिलेशन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया बेटा। फ्री ऑसिलेशन में हमने देखा कि जो भी आपका सिस्टम है उसमें एनर्जी कांस्टेंट रह रही है ना, एनर्जी कांस्टेंट हो, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो। ठीक है, जो भी आपके सिस्टम का एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, और सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, और आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पता है, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। यही सारे सिस्टम्स अभी तक हम पढ़ते आए थे। आज की क्लास में थोड़ा कुछ अलग करा है, अभी तक यही सब पढ़ते हुए आए थे हम लोग। मैम ठीक है, अच्छा स्टक हो गई, अभी विजिबल है बच्चों? यस मैम। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ, पढ़ के आए थे अभी हम। अब आ जाओ फोर्स्ड ऑसिलेशन पे। ये है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मुझे बताओ कि वो जो पार्क में ऐसे झूला नहीं होता, स्विंग, वो कितने बच्चों को झूलने का पसंद है? मैम मेरे को मैम पसंद है पार्क आपको? वाला नहीं। मैम मेरे को तो फोबिया है। पार्क में तो होता है, फोबिया है? बताओ, झूलों का भी फोबिया होता है? चलो इंटरेस्टिंग। अच्छा, Yes, प्रियंका ma'am. को भी पसंद है। चलो फिर बेटा, आपका नाम क्या है जिसको फोबिया है बच्चे को? मैम मुझे भी मैम पीयूष। ठीक है, तो पीयूष आप झूला नहीं झूलोगे, आप झूले को जो झुला रहा होगा उसको धक्का दोगे। धक्का तो दे सकते हो ना? यस मैम। ठीक है, और झूला कौन झूल रहा है, नाम बताओ। मैम भाई को। भाई को दे दो। अच्छा चलो, सोनिया झूल लेगी क्योंकि सोनिया ने आज ही झूला है। ठीक है, तो चलो। लड़की। तो क्या हो गया, ऐसे लड़का लड़की में क्या डिफरेंस है? नहीं, ज्यादा ठीक तेज है, कोई चला नहीं। देगा, गिर जाएगी। बताओ, बच्चे बच्चे से गिराने पिराने की बातें कर रहे हैं बेचारे। सपोज आपके पास झूला, चलो आप मुझे धक्का देते ना, मैं बैठी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ठीक है, अब पीयूष पीछे से धक्का दे रहा है। तो अब मैं अगर अकेले झूला चला रही हूँ तो कुछ टाइम बाद वो झूला रुक जाएगा, यस या नो? यस मैम है ना? Yes, अगर ma'am, आपने रुक भी जाएगा। ऑब्जर्व किया होगा
पेंडुलम के केस में ही देख लो यार, पेंडुलम को अगर आप चला रहे हो तो कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगा, हमने देखा डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रही होती है। बट अब पीयूष ने बोला कि नहीं मैम को झूलने का मतलब तो मैं झुलाऊंगा, तो पीयूष ऐसे पीछे से धक्का दे रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तेज नहीं, मैं गिर जाऊंगी जैसा अभी दूसरे बच्चे ने बोला, तो पीयूष पीछे से धक्का दे रहा है। तो बेटा इसका ये धक्का किस चीज के काम आएगा? इसके ये धक्के की वजह से मेरा जो सिस्टम है वो एसएचएम में आ जाएगा ना, झूला जो है वो ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके के सिस्टम को हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। यही है आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो आप देखो कि ये जो झूला झुलाते हैं, बचपन में मेरे पेरेंट्स ऐसे ही धक्का देते थे, तो ये भी फोर्स्ड ऑसिलेशन ही हो रही है। फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है? अब आपको पता है कि सिस्टम में कुछ डैम्पिंग हो रही है जिसकी वजह से सिस्टम का एम्पलीट्यूड और एनर्जी कम हो जाएगी। आप क्या कर रहे हो कि आप बाहर से कुछ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स सिस्टम पे लगा रहे हो जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी और एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रह रहा है। इज दैट ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज ऑसिलेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये जो ऑसिलेशन है ये आपकी फोर्स्ड ऑसिलेशन कहलाई जाती है, और ये जो ऑसिलेशन है इसके अंदर कुछ एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट हो जाता है। अब पेंडुलम का ही केस ले लो ना, पेंडुलम आपका ऑसिलेट कर रहा है, आपको पता है कि कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगा, मैं बार बार पेंडुलम को कुछ ना कुछ फोर्स से पुल करे जा रही हूँ, मैंने उससे इफेक्ट बांध रखा है, तो अब उसकी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में ऑसिलेशन होती रहेगी। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन एक तरीके से जो डैम्पिंग फोर्स है उसको काउंटर करके ट्राई कर रहा है कि आपका सिस्टम एसएचएम में ही रहे। ऑलराइट, और ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है इसको ड्राइविंग फोर्स कहा जाता है। उल्टा लग गया, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, ये जो आपकी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी आप ओमेगा डी से रिप्रेजेंट करते हो, ये होती है आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इज दैट ओके गाइस? स्क्रीन स्टक हो गई। एक सेकेंड, अभी रिफ्रेश कर देते हैं। मैंने क्या बोला कि ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आप सिस्टम पे लगा रहे हो, ये जो पीयूष झूले को धक्का दे रहा है ताकि झूला एसएचएम में रहे, वो आपका एक तरीके से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहा है, उसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है ड्राइविंग फोर्स की उसको हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, दिमाग में इसकी फोटो बन गई कि फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। मैम ये ड्राइविंग फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ओमेगा के बाद क्या है? नहीं, ड्राइविंग फोर्स को तो आप सिंपली कुछ भी एफ से रिप्रेजेंट कर लो ना, एफ ऑफ टी है और ये सपोज। नीचे क्या मैम? बेटा ये ओमेगा डी है, जैसे हमने देखा है कि सिस्टम की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, डैम्पिंग वाले केस में हमने देखा कि ओमेगा डैश की वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा डी आ रहा है, ये आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक यस है, मैम। तो इसको अभी हम एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। अब आपका सिस्टम देखो, डायग्राम से पहले समझो। तो आपका एफ एस जो है वो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है, वो तो सिस्टम पे लगी रही है, एफ एस आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है। जो ये एफ डी लग रही है ये आपकी डैम्पिंग फोर्स लग रही है ना, ये तो अभी हमने पढ़ी थी कि रिस्टोरिंग फोर्स तो लगती है, डैम्पिंग फोर्स और लग रही है आपकी, क्योंकि सिस्टम में रेजिस्टेंस है वो रुक जाएगा कुछ टाइम बाद। अब यहाँ पर आप दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लगा रहे हो फोर्स, ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, इससे आप यही ट्राई कर रहे हो कि अब मेरा सिस्टम रुके ना, मेरा जो सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो ये देख सकते हो कि ये आप एक पीरियोडिक फोर्स है और इसकी वैल्यू हमने दे रखी है एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी से। तो अब समझ में आया कि ओमेगा डी इसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी लगा रहे हो आप, जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो है। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर Yes, सकते हो। मैम। फिर से बोलो बच्चों। बेटा आपकी ना आवाज मुझे आ नहीं रही है अभी, आप एक बार तो फिर चैट बॉक्स में लिख दो बच्चा। ठीक है, तो अब हमारी जो इक्वेशन थी वो फिर से चेंज हो जाएगी, है ना। अब जो पहले हमने इक्वेशन लिखी थी, अब जो हमारी फोर्स है दैट विल बी नेट फोर्स ऑफ 3 फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग हियर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी फोर्स है दैट इज, हाँ बेटा ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, ओमेगा से वेलोसिटी नहीं, ओमेगा से एंगुलर हम फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहे हैं ना इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपकी फोर्स है दैट इज बिकॉज ऑफ 3 फोर्सेस जो आपकी नेट फोर्स सिस्टम पे लग रही है। वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स भी है, डैम्पिंग फोर्स भी, और आपकी ये जो तीसरी फोर्स है जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है दैट इज ऑल्सो एक्टिंग। तो जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो ये रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स है, डैम्पिंग फोर्स माइनस बीवी है जो अभी हमने पढ़ा है, और आपके पास जो नई फोर्स आ गई वो आ गई एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इक्वेशन क्या लिख सकती हूँ, हमारे पास क्या था
एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीवी। यहां तक तो हमने डैम्पिंग में पढ़ा ही था। अब खाली एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है, एफ नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, ओमेगा डी टी, सॉरी, राइट। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, यहां से मैं अगर ये के एक्स और बीवी को एक साइड पे ले जाऊं तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एफ नेट प्लस के एक्स प्लस बीवी इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी टी। आई कैन डू दिस, यस और नो? दोनों को उस साइड पे ले Yes, गई, ma'am. ठीक है। तो यहां से जो फोर्स होगी वो आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर होती है, राइट। ये भी चीज अभी हमने पहले पढ़ी थी। आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है मेरी, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डीवी डी एक्स बाई डी टी, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और के एक्स डाल दिया। तो जब डैम्पिंग की हम बात कर रहे थे तब राइट साइड पे 0 आया था, अब यहाँ पे एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी आ गया है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. तो अब आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट दिस, और इंटीग्रेट करने के बाद वही आपके पास एक्स का एक्सप्रेशन आएगा। तो इधर आपका एक्स का एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। एक्स का एक्सप्रेशन आपके पास डायरेक्टली आ जाता है ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस साई के बराबर। दिस इज द एक्सप्रेशन विच यू गेट। और यहाँ पे आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है, इट डिपेंड्स ऑन दी जो भी आपकी इनिशियल एफ नॉट है, ये आपका जो आपने सिस्टम पीरियोडिक फोर्स आप प्रोवाइड कर रहे थे उसमें एफ नॉट की वैल्यू आती है, उस पर डिपेंड करता है। ओमेगा पे डिपेंड करता है, ओमेगा होती है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, जो एम्पलीट्यूड वाला है सब बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओमेगा डी होती है आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, उस पर भी आपका डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है। और बी आप लोगों को पता ही है, बी आपका डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। तो इन सब चीजों पे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है, और ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। इज दिस ओके गाइस? ये एक्सप्रेशन सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे प्लीज, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास सिंपल एसएचएम वाली इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपकी वो ओमेगा डी है, जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल हो रहा है। साई की वैल्यू अभी हम देखेंगे, जो साई होता है ना वो आपका tan साई, ये जो है उसकी वैल्यू आती है आपके पास v नॉट अपॉन ओमेगा डी एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ पर v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड x नॉट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0। तो जैसा हमने एसएचएम में देखा है कि ये आपका इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है जो फेज कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी ये इनिशियल कंडीशन पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली आपके पास एसएचएम की इक्वेशन आ गई है। तो जब आप फोर्स्ड ऑसिलेशंस कर रहे हो, जब आप एक्स्ट्रा एक ऑसिलेशन लगा रहे हो, एक्स्ट्रा एक ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हो, तो वो इसीलिए लगा रहे हो ताकि आपका जो डैम्पिंग फोर्स है वो काउंटर हो पाए और आपका जो सिस्टम है वो अभी भी एसएचएम में चलता रहे, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है। ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये tan साई की वैल्यू हमने देखी है, वही वैल्यू रिपीट हो रही है, दैट tan साई इज इक्वल टू v नॉट अपॉन ओमेगा डी एक्स नॉट। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर एक बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी थी, हमने देखा कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है एफ नॉट अपॉन, ऐसे लंबी सी वैल्यू है उसको अच्छे से लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ स्टक, एक सेकेंड रुको अभी आ जाएगी, ये मेरे इंटरनेट में दिक्कत है इसलिए हो जाती है स्टक, ठीक है। एफ नॉट अपॉन एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर, जो आपका एम्पलीट्यूड रहता है वो इसके बराबर होता है। तो बेटा रेजोनेंस ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रेजोनेंस में सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहां पे जो आपका सोर्स है उसकी आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो, है ना। आपने एक एक्सटर्नल सोर्स लगा रखा है यहाँ पे, उसकी आप फ्रीक्वेंसी जो है डब्ल्यू डी जो है, डब्ल्यू बोल रहे हो, ओमेगा डी जो है उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसे आप मल्टीपल वैल्यूज ट्राई कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करोगे कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा सिस्टम का, और इंटर्न एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सिस्टम की। तो तब हम कहते हैं कि रेजोनेंस हो गई भाई। तो रेजोनेंस कब होती है? जब ये जो ओमेगा डी है इट बिकम्स इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो आपका एक्सटर्नल सोर्स आपने लगा रखा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दे बिकम इक्वल, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल। तो तब आपके पास ये वाली सिचुएशन अराइज करती है, तब आपकी रेजोनेंस कंडीशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तब कहते हैं कि सिस्टम में भाई रेजोनेंस हो गई। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है?
अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गई, ये पूरी टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर वाली टर्म एम्पलीट्यूड में से। तो आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाती है एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी बी, और ये जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू। तो आपके पास रेजोनेंस कंडीशन पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है एम्पलीट्यूड की, ठीक है, यू ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। और क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, आपको पता है कि एनर्जी डायरेक्टली आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, तो आपकी एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है, एनर्जी ऑल्सो बिकम्स मैक्सिमम। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, तो रेजोनेंस आपकी तभी होती है जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आर नियरली इक्वल, तब आप देखते हो कि देयर इज अ ह्यूज स्पाइक इन द एम्पलीट्यूड। अभी हम ये ग्राफ से भी समझेंगे। तो इस केस में आपकी जब रेजोनेंस हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, इज दिस ओके? मैम ये एम स्क्वायर कहाँ चला गया? और मैम डिफरेंस क्या कहाँ चला गया बेटा, फिर से बताओ। मैम जो एम बेटा स्क्वायर है ये और डिफरेंस जो है, अगर ये ओमेगा और ओमेगा डी इक्वल हो गए तो ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना, अगर ये और मैम दोनों इक्वल हो मल्टीप्लाई गए। होकर भी 0 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होता तो जीरो ही है ना। अगर दो टर्म्स इक्वल है तो उनके स्क्वायर को माइनस करोगे तब भी तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये जीरो हो गई, तो मास भी यहाँ से जीरो हो गया, खाली आपके पास नीचे बचा अंडर रूट ऑफ ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वहां से डायरेक्टली मैं ओमेगा डी बी लिख सकती हूँ ना, उसको अंडर रूट अगर कर दूंगी तो। ठीक है बच्चा, तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तब आपके पास इस तरीके का ग्राफ आता है। यहाँ पे हमें पता है कि एम्पलीट्यूड इज एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी बी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग वैल्यूज ऑफ बी के लिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है, किसके बीच में, एम्पलीट्यूड के बीच में और ओमेगा डी अपॉन ओमेगा के बीच में। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे आपके पास है ओमेगा डी अपॉन ओमेगा। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये जो रेशियो है ये 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों ग्राफ के अंदर 1 पे एक बहुत ही बड़ी स्पाइक आ रही है ना। 1 पे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन हो रही है, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड सडनली इंक्रीज कर जाता है जैसे ये दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है दे बिकम इक्वल टू ईच अदर। इज इट ओके गाइस? ठीक है, इसके एक दो सवाल सॉल्व करें, फिर ऐसे टाटा बाय बाय हो जाएगी, इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे हम। यस मैम मैम। 1 पे क्या बोला आपने? बेटा मैंने क्या बोला कि ये जो ग्राफ प्लॉट करा है वो मैंने एम्पलीट्यूड और ओमेगा डी अपॉन ओमेगा की वैल्यू पे प्लॉट करा है। तो जब ये दोनों ओमेगा डी और ओमेगा इक्वल होंगे, अभी हमने पढ़ा कि रेजोनेंस होती है ना, जब ये Yes, दोनों ma'am. इक्वल हो जाएंगे तो ये जो रेशियो है ये 1 के बराबर हो जाएगा ना। तो आप तीनों कर्व के अंदर देख सकते हो कि बी की वैल्यू अलग अलग है, बट तीनों कर्व के अंदर जब ये रेशियो 1 हो रहा है ओमेगा डी अपॉन ओमेगा, जब ये फ्रीक्वेंसी मैंने इक्वल कर दी है, तब आप देख सकते हो कि कर्व के अंदर एक स्पाइक आ रहा है। तो ये स्पाइक का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड एकदम से राइज कर रहा है, पहले एम्पलीट्यूड इतना इतना था, फिर एकदम से राइज कर रहा है। सो दैट इज हैपनिंग बिकॉज रेजोनेंस हैज हैपेंड। ऑल राइट, ओके मैम। ठीक है, वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों सिंपल सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल विद रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है एंड रेजिस्टिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब रेजिस्टिंग फोर्स माने जो आपकी डैम्पिंग फोर्स है वो भी लग रही है। इस पे आपने एक फोर्स लगा दिया है, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। इस पे आपने ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाई है, तो मतलब इसका यही है कि भाई ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है ये आपकी वो है जो अभी हम पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं ना, एक्स्ट्रा पीरियोडिक फोर्स, जिससे मेरा सिस्टम फोर्स ऑसिलेटर में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज दैट फोर्स। अब आपको बोला है कि एम्पलीट्यूड जो है पार्टिकल का वो आपका मैक्सिमम है फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, और जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2। ठीक है, तो यहां पर अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि ओमेगा नॉट जो है दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो भी आपका सिस्टम है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर है, तो क्या आप बता सकते हो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? हमने अभी देखा ना कि रेजोनेंस पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस पे क्या होता है आपके मैम सिस्टम बी। में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही।
रेजोनेंस में क्या हो रहा है कि आपका सिस्टम जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा, और रेजोनेंस के अंदर ही आपके सिस्टम के अंदर मैक्सिमम एनर्जी भी होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों दे रखे हैं आपको, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 और पार्टिकल इज मैक्सिमम फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2। एक तो ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल होने चाहिए किसके, ओमेगा नॉट के, जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तभी तो आपके सिस्टम में रेजोनेंस होगी, तभी तो ये दोनों चीजें मैक्सिमम होंगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इज दिस ओके? अभी हमने पढ़ा ना बेटा, रेजोनेंस के केस में आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा आपकी एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये ओमेगा 1 की वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, वो भी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही होगी, रेजोनेंस पे ही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम। ओके गाइस? मैम एफ नॉट साइन ओमेगा टी हमें भटकाने के लिए दिया है फिर तो ये। हाँ, उसका कुछ काम नहीं है, उसका कुछ काम नहीं है। अब देखो ना, क्वेश्चन में आपको एफ नॉट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, Yes, ये भी ऐसा 1989 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे पैदा होने के भी कितने साल पुराना क्वेश्चन है। तो ठीक है, बट क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। चलो यस वेरी मैम। गुड, एक लास्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. सॉल्व करते हैं, फिर ऐसे टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग apparatus सा है बेटा। यहाँ पे आपको दो ऐसे पॉइंट गिवन है, उनके बीच में एक इलास्टिक सपोर्ट है, उससे ए बी सी और डी 4 पेंडुलम आपने सस्पेंड कर रखे हैं। तो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि अगर आप यहाँ पर एक पेंडुलम हिलाओगे ना, तो जो इलास्टिक वाला सपोर्ट है उसकी वजह से सारे के सारे पेंडुलम आपके हिलने लग जाएंगे। तो आपको बोला है कि ए और सी जो है वो सेम लेंथ के हैं, ए और सी सेम लेंथ के हैं, बी और डी की जो लेंथ है वो अलग है ए से। अब ए को कुछ डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दी है, ए को किसी फ्रीक्वेंसी से इन्होंने ऑसिलेट करवाया है। तो आपसे पूछना है, बताओ कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इन सब चारों ऑप्शन में से सही होगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है कि यहाँ पर हो क्या रहा है वो चीज समझो। यहाँ पर आपको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, और हमने देखा था कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट जी बाय एल, है ना बेटा? तो क्योंकि ए और सी की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब है कि ए एंड सी हैव द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये चीज समझ में आई? यस मैम, ऑप्शन डी होगा मे बी। अच्छा, तो बेटा बताती हूँ क्या सही ऑप्शन होगा। तो ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको आप एनसीईआरटी में पढ़ना एक बार, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लिख रखा है। उन्होंने यही बोला है कि इस सिचुएशन में होगा क्या कि आप ए को हिलाना शुरू करोगे, तो अब ए की वजह से बाकी सारे पेंडुलम भी हिलने लग जाएंगे, बी और डी जो पेंडुलम है वो हिलने लग जाएंगे, और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ऑसिलेशन होकर उनमें कम होती रहेगी। सी वाला जो पेंडुलम है, ये लोग बोलते हैं कि बड़े अलग तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि सी वाले पेंडुलम में क्या होगा, आपने उसको ए को हिलाया, सी वाला पेंडुलम ऑसिलेट करना शुरू हुआ और एकदम से उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन बी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस केस में जो सी है उसमें रेजोनेंस हो जाएगी, है ना? अब जो सी जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, जो उसको सिस्टम से एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मिल रही है, वो उसकी सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई ना। तो सी के केस में आपकी रेजोनेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से सी आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता रहेगा। बी और डी के केस में आपकी रेजोनेंस नहीं हुई ना। ठीक है, सो दैट इज व्हाई, हाँ बेटा, सी विल वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन हियर। यस मैम, बहुत अच्छा All क्वेश्चन है। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ है इसका, आप एक बार, इंटरेस्टिंग लगा था मुझे जब मैंने पढ़ा था, तभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, एक बार पढ़ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है उसमें। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। मजा आया आज की क्लास में बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस, वेरी गुड। तो इतना ही पढ़ना है, ठीक है? अगली क्लास में हम वेव्स पढ़ेंगे।